हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? विज्ञान तो देखना ही पड़ेगा ना। तो उस विज्ञान की अध्याय 6 में हम लोग देखने वाले हैं, ये पार्ट 2 है। आप लोग को पता है ना, बताने की तो ज़रूरत नहीं था वैसे, ठीक है। बट जो नए व्यूअर है उन लोग को मैं बता दूँ कि कुछ चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, क्योंकि आपको एक यूजफुल कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, कवर होने वाला है इस पूरे वीडियो के माध्यम से। ओम का नियम है ना, ओम का नियम से हम लोग पूरी देखेंगे कि ओम है कौन, क्यों नियम आया, ठीक है। फिर इस नियम का फॉर्मूला क्या बनेगा, सब चीज। फिर धारा प्रतिरोध, एक्चुअल में धारा प्रतिरोध होता क्या है, क्योंकि ओम के नियम से ही धारा प्रतिरोध रिलेटेड है। आप लोग को पता होगा कि धारा प्रतिरोध सुने हो या ना सुने हो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होता है, किस पे डिपेंड रहता है। फिर उन्हीं प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब उसको कंबाइन करना देखेंगे, और उससे बेसिस हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या करते, सभी को बारी बारी से डिस्कस कर लेते ताकि हम लोग को एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाए उसको, है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलते हैं, ओम का नियम कब दिए हैं, 1827 में। कौन दिए है भाई, जाहिर सी बात है, ओम का नियम है तो सर ओम ने ही दिए होंगे। उनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक। तो एक्चुअल में ये नियम आया कब, हम लोग तो जान गए थे कि वोल्टेज क्या होता है, करेंट क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, ये तीनों चीज जान गए थे। तो सर ने सोचा होगा कि कुछ तो इनके बीच रिलेशन होगा ना, कुछ के बीच, इनके बीच कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा जब ये तीनों साथ में रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं होता, है ना। तो उसी जब रिलेशन को ढूंढने के लिए क्या किया उन्होंने, खोज की, तब उन्होंने खोज के बाद एक नियम दिया, उनको क्या बोला जाता है, ओम का नियम, ठीक है। उस नियम के अनुसार क्या है, देखो समझते हैं उसको। किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब कोई सा भी एक चालक है, चालक आप लोग को आता है क्या क्या हो सकता है ना, ठीक है। उस चालक की में सिरों के बीच विभवांतर, दो सिरा हो सकते हैं, दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है V, ठीक है। चालक में प्रवाहित धारा, धारा को क्या बोलते हैं, I बोलते हैं, ठीक है। I के समानुपाती होता है बोल रहा है, मतलब जितना वोल्टेज रहेगा, V रहेगा, विभवांतर रहेगा, उतनी तेज गति से क्या बहेगा, विद्युत धारा, विद्युत करंट बहेगा। क्लियर है यही। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहता है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इसी वे पे ही नोट करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V चालक में प्रवाहित धारा के क्या होती है, समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। या कहीं कहीं पर भी आप लोग को ये भी मिलेगा कि अनुक्रमानुपाती होती है, अगर तब भी आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, सेम मीनिंग होता है उसका। क्लियर है। तो मीन्स बोल क्या रहे, इस नियम के हिसाब से देखो क्या होते हैं, V जो होता है अनुक्रमानुपाती होते हैं किसके, I के, ये है नियम। जब इसी नियम को आगे बढ़ाएंगे तो V इक्वल टू होगा ऐसा, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह की जगह पे हम लोग लिखेंगे R और I का I, तो ये एक्चुअल नियम ये वाली है, ठीक है। ये V इक्वल टू I है, ये है ओम का नियम। जहां पर R क्या है, जहां R क्या है, R एक नियतांक है, ठीक है, याद रखना। नियतांक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। और इसकी आप लोग को एक छोटी सी ग्राफ बनानी पड़ेगी एग्जाम में, ऐसा आप लोग प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 3 नंबर के लिए आएंगे तो इतनी इजी तो हम लोग नहीं देंगे ना भाई। उन लोग को लगे चेकर लोग को, हाँ भाई ये काम किए हैं करके, तो एक ग्राफ प्रेजेंट करेंगे। एक तरफ हम लोग V को रखेंगे, मतलब विभवांतर लिखेंगे, और एक तरफ I को लिखेंगे। फिर इस तरीके से उसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। छोटी सी आप लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा, सॉरी ये, हाँ ठीक है। इस तरीके से आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ओम का नियम लिखेंगे, आप डिटेल से लिखेंगे ये सबको। सन कितना में, 1827 में भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार इस तरीके से आप लोग कंप्लीट इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको नीचे में लिखेंगे, ग्राफ प्रेजेंट करेंगे और ये सब लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, धारा प्रतिरोध। प्रतिरोध तो मैं पहले ही बोल दिया था, जो R है वही प्रतिरोध है, अगर ये बोला था, है ना। वहीं से आप लोग को डाउट आ गया होगा कि सर ये प्रतिरोध क्या है, कि क्या काम करता है, कैसा होता है, क्या होता है ना।
तो आप लोग प्रतिरोध मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से हो सकता है प्रतिरोध। ये सब आप लोग देखे होंगे किसी भी सर्किट बोर्ड में देखेंगे तो ये सब क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, ठीक। तो अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। क्या बोलते हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, ठीक है, कोई से भी चालक है, पहले भी हम लोग को विभवांतर V लग रहा था, वो पता है V की वजह से ही करंट फ्लो होता है किसी भी चालक में, है ना। तो लगाया गया V मतलब जो उसमें प्रेजेंट है V, बहने वाली धारा मतलब कोई सा धारा बह रहा है I के अनुपात को ही, किसके अनुपात को, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर व बहने वाला धारा I, मतलब V और I के जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो भाई हम लोग इसी फॉर्मूला से तो याद कर निकाल सकते हैं इसका डेफिनेशन इस तरीके से, कैसे मतलब न्यूमेरिकल वर्ड इसका फॉर्मूला। देखो R का मान निकालना है तो इस I को भेजेंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, V बटा में I, और वहाँ पर सी R रहेगा। ये ओम के नियम के अनुसार हो रहा है, और यहाँ परिभाषा भी वही बोल रहा है, वहीं से परिभाषा बना है। कैसे, देखो हम लोग क्या लिखे हैं कि V और I के अनुपात को R बोलते हैं, मतलब प्रतिरोध बोलते हैं। उसी को आप लोग याद रखो, एक छोटा सा वर्ड आपको समझो, याद है पूरा की परिभाषा। ठीक है, ये धारा प्रतिरोध क्या है करके बोले तब लिखेंगे। अब धारा प्रतिरोध का कोई ना कोई तो मात्रक होगा ना, तो उसकी मात्रक क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ ओम। उसकी मात्रक क्या होती है, ओम होता है, क्योंकि ओम को ओम्स ने ही भौतिक वैज्ञानिक ओम ने ही क्या किया, इनको धारा प्रतिरोध को हमारे बीच इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए उनकी ऐसा ही मात्रा क्या है, ओम होती है, और उसकी साइन इस तरीके से होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज इस वाले टॉपिक में करेंगे ना, प्रतिरोधों का संयोजन में देखेंगे, देखना पूरा का पूरा वही साइन यूज होगा। ठीक है, प्रतिरोध को उसी के ही हिसाब से लिखते हैं, मतलब 1 ओम 2 ओम 3 ओम इस तरीके से प्रतिरोध का मान होता है। ठीक है, हर किसी प्रतिरोध का मान होता है, उसको ओम पे लिखते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग, क्लियर है। आगे हम लोग का है, किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध निम्न अवयवों पर निर्भर करता है, मतलब ये कि कोई चालक है ना, वहां पर प्रतिरोध कैसे कि विद्युत प्रतिरोध होता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, कि चालक कैसा होना चाहिए, चालक की लंबाई कितनी होना चाहिए, उस चालक का तापमान। मतलब मैं चालक बोल रहा हूँ तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसको देखिए, तार को देखिए, तार की लंबाई कितनी होना चाहिए, तार किससे बना होना चाहिए, और उसकी क्या क्षेत्रफल कितनी होनी चाहिए, कोई एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और उसकी ताप याद हो गया होगा आप लोग को। यही से किस किस पर बात पर निर्भर करते हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, कि वो किस पदार्थ से बना है, और उसकी तापमान, चारों चीज पर निर्भर रहती है। ठीक है, आप लोग को याद हुआ। ठीक, तो देखो कैसे थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो पहला क्या लिखा हो, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है मतलब एक चीज समझो, अगर लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। गॉट इट, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर लंबाई, चालक की लंबाई कम है तो वहां पर प्रतिरोध की मान भी कम होगा। समानुपाती को वही समझाता है हमें। अगर यहीं पर व्युत्क्रमानुपाती होता तो जस्ट उल्टा होता, लंबाई बढ़ता तो क्या होता, प्रतिरोध कम होता। बट यहाँ ऐसा नहीं है, समानुपाती होता है, मीन्स हम लोग का क्या होगा यहाँ पर कि अगर चालक की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। क्लियर है। ठीक, अगला क्या दिया, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब देखो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा उसका तार का, ठीक है, चालक का, तो वहां पर उसका क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अगर बड़ा रहेगा, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम, और क्षेत्रफल कम रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। क्लियर है। अगला, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अब ये प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, कि तांबे है किस पे हो रहा है ना, तांबे पे प्रवाहित हो रहा है कि और किसी और चीज पर प्रवाहित हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है इस बात को। चालक के ताप पर, आप लोगों को पता है अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगी, जाहिर सी बात है कम होगी, और ताप कम रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रतिरोध तो समझ गए, प्रतिरोध क्या होता है, किस किस बातों पर डिपेंड रहता है, ये सीख गए। ठीक है, अब अपन लोग समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब प्रतिरोध है, बहुत सारा प्रतिरोध है ना, उसको कैसे जमाते हैं। कोई सा भी सर्किट बोर्ड आप लोग ओपन करके देखेंगे,
ठीक है। कोई सा भी सर्किट, एक मोबाइल का भी सर्किट, मोबाइल का बहुत छोटा होता है, उसमें आप लोग नहीं पहचान पाओगे। कोई सा भी एक बड़ा कम ले सकते हैं, बड़ा सा कोई सर्किट बोर्ड आपके घर में होगा, ठीक है, या किसी आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाते तो वहाँ खोले रहते, ओपन किए रहते रिपेयरिंग के टाइम, तो उस टाइम देखेंगे जो मैं आप लोग को प्रतिरोध दिखाया हूँ वो सब आप कैसे लगा रहता है। तो वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से? श्रेणी क्रम में संयोजन रहता है या तो समांतर क्रम में संयोजन। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, एक वर्ड याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन करने, कॉम्बाइन कैसे कैसे करते हैं, तो श्रेणी क्रम में। ये थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। श्रेणी मतलब किस में होगा? सीरीज में होगा, एक ही लाइन में, सीरीज, ठीक, सीरीज पे होगा, ठीक है, सीरीज पे होगा। अब समानांतर बोलेंगे तो पैरेलल में होगा वो। क्लियर है? आप लोग को मैं इसका पूरा डिटेल देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि ये पेपर में आता ही है। ये हम लोग का समानांतर वाली 2017 पे आया है, तो मे बी श्रेणी क्रम क्या आ जाए, इस वर्ष आ जाए या समानांतर ही आ जाए, ठीक है। यहाँ देखिए मैं डायग्राम आप लोग के बीच क्या कर चुका हूँ, आप लोग के लिए ड्रॉ कर चुका हूँ, है ना। ये है श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में। देखो 1 by 1 है, तीन ही प्रतिरोध यूज कर रहे हैं, नॉर्मल से समझते हैं छोटी सी डायग्राम पे, ठीक है। R1 R2 तीनों एक सीरीज पे है, इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजन। तब क्या होता है, हम लोग का क्या चेंजेस रहता है, तब प्रतिरोध का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब चीज देखेंगे, ठीक है। दो तरीके से सिर्फ हम लोग जमा सकते हैं, या तो सीरीज में रखेंगे या तो पैरेलल पे रखेंगे, मीन्स श्रेणी क्रम में या तो समानांतर क्रम में, ठीक है। तो इसका देखो हम लोग को सब चीज लिखना पड़ेगा। माना कि R1 R2 क्या है? प्रतिरोध है। V1 V2 V3 क्या है? विभवांतर है, ठीक है। ये सब चीज पूरी तरीके से आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। यहां पर देखो हम लोग जो मानना है वो मान चुके हैं। ओम की नियम अप्लाई करना है। ओम का नियम क्या बोलते हैं? V = IR, ये है ओम का फॉर्मूला, ठीक है। अब सभी के लिए देखो, अगर हम लोग का वोल्टेज क्या हो, V1 हो, है ना, V1 हो, तब ये कैसा होगा? I तो करेंट पूरे में, याद रखना श्रेणी क्रम में करेंट सेम बहता है, करेंट सेम रहेगा, बस वोल्टेज का वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, देख सकते हैं। यहाँ पर R1 है तब V1, R2 है तब V2 और R3 है तब V2। ये एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस को तब आप लोग और समझ पाओगे ज़्यादा बेटर से जब मैं इसका सेकेंड वाला संयोजन बताऊंगा, है ना। तो V1 इक्वल, जब V1 ले रहा है तो वो क्या होगा? I तो I ही रहेगा, सेम पूरे करंट सेम फ्लो होता है सीरीज में, है ना। ये R1, उसी तरह जब उसको लेंगे सेकेंड वन वाले को V2 लूंगा तब वो क्या होगा? I R2 होगा। उसी तरह जब किसको लूंगा? V3 लूंगा तो I R3 होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो हम लोग जब क्या करते हैं, टोटल हम लोग V निकालते हैं, है ना। टोटल V निकालते हैं, मतलब कुल विभवांतर। इसी सर्किट पे अपन लोग कुल विभवांतर कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे कुल विभवांतर V, कुल विभवांतर V इक्वल टू क्या होगा? V1 + V2 + V3, सभी को जोड़ देंगे। और देखो V का वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? V को ये हम लोग समीकरण 1 सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक है। तो IR लिखूंगा वहाँ से मैं V को, ओम के नियम से V मतलब IR बराबर V1 का वैल्यू देखो I R1 प्लस V2 का वैल्यू कितना होता है? I R2 प्लस V3 का वैल्यू होता है I R3। क्लियर यहाँ तक आप लोग को? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसी तरह से हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा। I R इक्वल टू, देखो मैं सब में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? I कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। I तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ। अब देखो दोनों साइड से I और I कैंसिल कर दूंगा, है ना। तो बाकी क्या रहेगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है हम लोग का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, ठीक है। क्या? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। अब देखो यहां से हम लोग क्या देख लेते हैं? समांतर क्रम में संयोजन। पहले ही हम लोग क्या देख चुके हैं? श्रेणी क्रम में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। 3 मार्क्स के लिए है तो बहुत अच्छे से करना। आप लोग को इस तरीके से पूरा कंप्लीट एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखो डायग्राम में समानांतर क्रम में बोला मतलब पैरेलल में बोला हूँ। सीरीज में एक लाइन में देखो तीनों, और पैरेलल में तीनों अलग अलग लाइंस पे रहेंगे, ठीक है। मतलब एक कनेक्शन पे नहीं रहेंगे, किसी एक वायर पे नहीं रहेगा, ये तीनों अलग अलग पैरेलल। अब देखो और क्या डिफरेंस है उसमें, देखो करेंट सेम था सभी में, आई करेंट ही फ्लो हो रहा था पूरे सर्किट पे।
बट यहाँ पर क्या होगा अपन लोग का कि यहाँ पर करंट, जैसे कि यहाँ से करंट आई जा रहा है ना, तो आई जाएगा यहाँ पर, तो ये I1 होगा, ये I2 होगा, और ये इस वाले पे क्या हो जाएगा I3 होगा। टोटल 3 करंट का फ्लो होगा। उसमें क्या हो रहा था, जैसे कि V1 V2 वोल्टेज, उसमें जो विभवांतर था वो 3 हो रहा था, तीन हम लोग का क्या लगा था, प्रतिरोध लगा था, तब ऐसा हो रहा था, है ना। इसमें वही चीज समझते हैं। अब जैसे कि उसमें ये सब माना है करके लिखे थे, उसको इसमें भी सेम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख चुके, जितना लिखना था हम लोग को लिख लिया, है ना। अब क्या अप्लाई करेंगे, जैसे कि उसमें ओम नियम अप्लाई किए थे, सिमिलरली इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ओम का नियम अप्लाई करते हैं। तो ओम का नियम अप्लाई करो, तो यहाँ पर ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम का नियम बताओ तो। ओम का नियम क्या बोलते हैं, जैसे कि V = IR होता है, ये तो पढ़े हम लोग, है ना। अब तो इसको कर ही लेते हैं मॉडिफाई, है ना। कैसे होगा, अगर I का मान निकालना हो तो ये I की जगह पे लिखना है ना, तो इस तरीका से होगा V/R, और ये होगा I। क्लियर है, ये बनेगा अपन का रूल, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग सभी को लिख लेते, जैसे कि I1 क्या होगा, I1 लिखेंगे तो V सेम रहेगा, R1 होगा। क्लियर। उसी तरह I2 के लिए, I2 के क्या होगा, V सेम रहेगा, R2 होगा। I3 = V सेम रहेगा, और ये R3 होगा। क्लियर है, आ रहे हैं आप लोग को समझ, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं भाई, मैं फिर से इसको कोशिश करूंगा कि आपको समझा के ही रहूं, ठीक। क्लियर हुआ। यहां से हम लोग करेंगे कुल धारा, तो कुल धारा क्या हो जाएगा, I मीन्स I1 + I2 + I3, यही होगा। जैसे कि उसमें हम लोग V1 V2 को ऐड कर दिया, सिमिलरली सेम है भाई I। तो I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V/R बराबर, अब यहाँ I1 का मान कितना है, V/R1, I2 का मान है V/R2, और I3 का मान है V/R3। क्लियर है। सब में से क्या करो आप लोग, V को कॉमन ले लो, तो V कॉमन निकलेगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो बचेगा अंदर में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्लियर। अब ये V और ये V कट जाएगा, तो ये 1/R होगा, बराबर में आप लोग लिखेंगे इसको 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से कंप्लीट लिखेंगे। क्लियर है।